मित्रवर दक्ष म्यूजिक क्लासेस में आपको स्वागत है। मैं महाराज कुमार गुप्ता। इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन मित्रों रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। एक चीज मित्रों आवश्यक सूचना, यदि बीपीएससी टीआरई 4.0, स्टेट फेज 3, EMRS, DSSB, नेट, KVS या फिर मित्रों वर्ग 9 to 12 के लिए किसी भी मित्रों यूनिवर्सिटी से आप जैसे पास किए हुए म्यूजिक के क्षेत्र में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे दिए हुए नंबर के माध्यम से कांटेक्ट करें। साथ ही तत्काल आपको संपूर्ण PDF मित्रों प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि मित्रों रिजल्ट आपका 100% हो जाए। मित्रों आज का पहला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है? प्रश्न तो बताइए कि ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है। ए में आपका सुल ताल है, बी में झप ताल है, सी में चाचर है, डी में आपका कहरवा है। साथियों फट से बताइए कि ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाचर। ठीक है, चाचर याद नहीं रहेगा। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ठुमरी गायकी के साथ कौन सी ताल बजाया जाता है। ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है। ए में आपका तबला है, बी में मृदंग है, सी में पखावज है, डी में आपका डुग्गी है। साथियों फट से बताइए ठुमरी गायकी के साथ कौन सी ताल वाद्य बजाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि मित्रों हम यह देख सकें कि आपका एक्टिविटी क्या है और आपका तैयारी साथियों कितनी परम सीमा पर है। क्योंकि मित्रों यह निश्चित हो चुका है कि मित्रों मई में वैकेंसी आने की मित्रों बातचीत चल रही है, अतः आपको जोर शोर से लग जाने की जरूरत है। ठुमरी गायकी के साथ कौन सी ताल बजाया जाता है। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा तबला। ये फल आंसर हमारा सही है। साथियों 4 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किस गायकी में बहलावा का अधिक प्रयोग होता है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से किस गायकी में बहलावा का अधिक प्रयोग होता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है टप्पा, बी में ठुमरी, सी में धमार, डी में आपका ध्रुपद है। मित्रों फटाफट बताइए कि निम्न में से किस गायकी में बहलावा का अधिक प्रयोग होता है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए। और यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो निम्न में से किस गायकी में बहलावा का अधिक प्रयोग होता है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठुमरी। मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है। फट से मित्रों बताइए ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है। ए में आपका बिहार है, बी में बनारस है, सी में दिल्ली है, डी में आपका बंगाल है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए। ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, मतलब ठुमरी कौन सा क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है। मित्रों गिरजा देवी का संबंध उसी शहर से है, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है। तो बनारस मित्रों हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी नहीं। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठुमरी की जयपुरी शैली में प्रधान है। ठुमरी की जयपुरी शैली में प्रधान है। ए में तंत्रकारी अंग, बी में राग अंग, सी में भाषा, डी में कथक अंग। साथियों फट से बताइए कि ठुमरी की जयपुरी शैली में प्रधान है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग अंग। मित्रों हमारा क्या है, सही है।
राग अंग नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बेसरा गीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है? प्रश्न मित्र बताइए। बेसरा गीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है? ए में गीत है, बी में तराना है, सी में ख्याल है, डी में आपका टप्पा है। साथियों फट से बताइए कि बेसरा गीति से आधुनिक कौन से गायकी प्रचलित हुई है? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब मित्रों कि टप्पा हमारा आंसर क्या है? सही है। मित्रों 8 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा कि टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? फट से मित्रों बताइए कि टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? ए में आपका 3 ताल है, बी में टप्पा ताल है, सी में धमार ताल है, डी में आपको प्रदर्श ताल है। मित्रों फट से बताइए कि टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि साथियों 100% हम यह देख सकें कि आपका तैयारी किस लेवल पर चल रहा है। आपका कमेंट से ही मित्रों हमें पता चलता है कि आपका तैयारी कहाँ तक है और कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही आ रहा है। तो टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा टप्पा ही। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था नहीं। साथियों 9 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? फट से मित्रों बताइए। टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए में आपका 12 है, बी में 14 है, सी में 16 है, डी में आपका 10 है। मित्रों फट से बताइए कि टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा क्या है? सही। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है कि टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है? फट से मित्रों बताइए कि टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है? ए में आपका हिंदी है, बी में संस्कृत है, सी में पंजाबी है, डी में आपका ब्रज है। साथियों फट से बताइए कि टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा टप्पा में अधिकतर जैसे मित्रों पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है? सही, पंजाबी नहीं। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि साधारणी गीति के लक्षण हमें आज किसमें मिलते हैं? फट से मित्रों बताइए कि साधारणी गीति के लक्षण हमें आज किसमें मिलते हैं? ए में टप्पा है, बी में ख्याल है, सी में त्रिवट है, डी में आपका गजल है। साथियों बताइए कि साधारणी गीति के लक्षण हमें आज किसमें मिलते हैं? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि ख्याल मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? और से साथियों बताइए कि विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? ए में आपका छोटा ख्याल है, बी में बड़ा ख्याल है, सी में मध्य ख्याल है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों फट से बताइए कि विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को मित्रों बड़ा ख्याल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बज जाता है? प्रश्न में तो बताइए ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य जाता है? ए में तबला है, बी में पखावज है, सी में मृदंग है, डी में आपका नाल है। मित्रों फट से बताइए कि ख्याल गायकी के साथ कौन से ताल वाद्य जाता है, मतलब कौन से ताल वाद्य बजाया जाता है? तबला, पखावज, मृदंग और नाल, चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। साथियों आप बताइए कि चारों में से कौन आंसर सही है? ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल
वाद्य जाता है, तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तबला। एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि जल की उत्पत्ति कहाँ से जल नहीं होगा मित्रों, नल नल ना होता है, नाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। नाल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, ठीक है, नाल होगा। नाल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, ये मैं आपका मित्रों फारस के लोक संगीत से, भारत से, साधारण गीति से, ख्याल तथा धमाल से मित्रों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा फारस के लोक संगीत से मित्रों इसका जो उत्पत्ति माना गया है, अर्थात एप्पल आंसर हमारा सही है। साथियों बारीकी से अगले प्रश्न पर ध्यान दिया कीजिए। एक चीज मित्रों आपको जरूर बोलें कि जब भी क्लास को ज्वाइन कीजिए तो क्लास ज्वाइन करने के उपरांत आप किसी भी प्रकार के अनदर तथ्य पर मित्रों ध्यान न दें। दो तरफ दिमाग रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग एक तरफ रखें, ठीक है, ताकि हम जो कुछ भी आपको पढ़ाएं वो आपको डायरेक्ट दिमाग में दब सके, दिमाग में एंट्री ले सके। इसके लिए मित्रों आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। भारत में गजल को प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है, फट से बताइए। भारत में गजल को प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है। ए में आपका है तानसेन को, बी में आपका है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, सी में आपका है अमीर खुसरो को, डी में आपका है उस्ताद अमीर खां को। मित्रों फट से बताइए कि भारत में गजल को प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बी नंबर आंसर हमारा सही है। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों गजल की रचना विविध छंदों में होती है उसे क्या कहते हैं, फिर से बताइए। गजल की रचना विविध छंदों में होती है उसे क्या कहते हैं, अस्थाई, छंद, शेर या बह। मित्रों फट से बताइए कि गजल की रचना विविध छंदों में होती है उसे जो क्या कहते हैं, तो उसे मित्रों वहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों 17 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा और जैसे मित्रों हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे मित्रों आपको कंफर्म तरीका से आपको प्रत्येक प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं। साथियों फट से बताइए गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं। ए में आपका स्वर सागर है, बी में राग सागर है, सी में गीत सागर है और डी में आपका मित्रों सरगम सागर है। मित्रों फट से बताइए कि गीत के अलग अलग, ठीक है, भागों में अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि साथियों आपको चारों ऑप्शन पढ़ चुके हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी कहने का मतलब है कि राग सागर मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है वेदों की संख्या कितनी मानी गई है, फट से बताइए। वेदों की संख्या कितनी मानी गई है। ए में आपका 2 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में आपका 3 है। साथियों फट से बताइए कि वेदों की संख्या कितनी मानी गई है। तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा वेदों की कुल संख्या। मित्रों यदि आप नहीं बताते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं है। यदि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में नहीं देते हैं तो आप किसी भी तरीका से शिक्षक बनने योग्य नहीं है, आप पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए। एकदम सही है, वेदों की कुल संख्या 4 है, मतलब बी हमारा क्या है, सही है। साथियों कमेंट्स में आप बताइए कि चारों वेद कौन कौन है, उसका मित्रों नाम आप लिख करके हमें जरूर बताएं ताकि हम जान सकें कि आपको चारों याद है या दूसरे व्यक्ति को देख करके आप भी 4 टिक आउट कर दिए। नहीं, बहुत अच्छा। इसी तरीका से सभी लोग कमेंट्स में आंसर देते रहिए ताकि आपका एक्टिविटी हमें पता चलते रहे साथ में। और अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं।
कितने ऐसे वेद हैं जिसे मित्रों संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं? जैसे कुल वेदों की संख्या 4 है। 4 में से कितने ऐसे वेद हैं जिसे मित्रों संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं? 4, 2, 0, 1। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0। मतलब सी आंसर हमारा क्या है? सही है। एक भी ऐसा वेद नहीं है जिसे संस्कृत के अलावा किसी और भाषा में लिखा गया है। अर्थात कितने वेद संस्कृत में लिखे गए हैं? तो सभी के सभी वेद मित्रों संस्कृत में लिखे गए हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि संगीत संबंधित सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलती है? मतलब कौन चारों में से ऐसा वेद है जिसका संबंध स्पष्ट रूप से संगीत से है? अर्थात संगीत की जननी या संगीत का डीपली जानकारी मित्रों उस वेद में मिलता है, इसलिए वेद को बोला गया भी है। अभी नहीं बताएंगे, पहले आप बताइए कि संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलते हैं? चारों वेद का नाम मित्रों आपको यहाँ पर अवेलेबल है। पहला वेद हमारा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। साथियों बताइए कौन सा वेद है जिसका संबंध सीधा सीधे संगीत से है? तो मित्रों उसे हम सामवेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है? सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है? ए में आपका अथर्ववेद को, बी में गंधर्ववेद को, सी में यजुर्वेद को, डी में आपको नाट्य शास्त्र को। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है। मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर दे देते हैं तो इतना तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि आपका रिजल्ट स्पष्ट रूप से होने वाला है, क्योंकि मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में है और आगे पूछने की चांस बहुत ज्यादा बनता है। सामवेद का उपवेद किस वेद को या किसे कहा जाता है? तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा गंधर्ववेद। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है? सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है? फट से मित्रों बताइए, प्रत्येक वेद की व्याख्या ठीक है किस नाम से हुई है? ए में आपका गंधर्व है, बी में पुराण है, सी में ब्राह्मण है, डी में आपका साम है। मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है। मित्रों 22 नंबर प्रश्न का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जरूर बताइए कि प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ब्राह्मण से। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है कि संगीत होगा, संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है? यहाँ पर संगीत लिखाएगा मित्रों, संगीत नहीं, संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है? ए में आपका ऑप्शन है महाभारत में, बी में है कौस्तिक ब्राह्मण में, सी में उपनिषद, डी में आपका नाट्य शास्त्र है। साथियों फट से बताइए संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है? 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है, अतः आप जरूर बताइए कि संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है। साथियों प्रत्येक प्रश्न पढ़ने के बाद कुछ समय हम छोड़ देते हैं ताकि आप कमेंट्स आंसर दे सकें। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कौस्तिक ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है पुराण कितने हैं? फट से मित्रों बताइए, 108, 21, 18 या 51। मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो बहुत दुख होगा, क्योंकि पुराणों की कुल संख्या मित्रों कितनी है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक है, क्योंकि आप बाल अवस्था से इसको पढ़ते आ रहे होंगे कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो मित्रों क्या अभी आप भूल गए होंगे? नहीं ना, तो बताइए पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो एकदम सी नंबर सही है 18। पुराणों की कुल संख्या कितने मित्रों? तो 18 हमारा सही आंसर है। मित्रों अगला प्रश्न है कि सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसमें संग्रहित है? फट से मित्रों बताइए, सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसमें संग्रहित है?
ए में आपका ऋग्वेद है, बी में गंधर्व वेद है, सी में पुराण है, डी में आपका उपनिषद है। साथियों फट से बताइए कि सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसमें संग्रहित किया गया है। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसमें संग्रहित किया गया, मतलब सामवेद का अधिकतर मंत्र जो है किस वेद से स्रोत के रूप में लिया गया है। तो मित्रों एक ही वो है जो ऑप्शन में वेद के रूप में, बाकी तो वेद है कहाँ इसमें, नहीं। तो एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है, ऋग्वेद। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग था। और से बताइए ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। ए में गीतक है, बी में गीतिका है, सी में गीत है, डी में आपका गिर है। मित्रों फिर से बताइए ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऋग्वेद में गीत के लिए गिर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों सही है, नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मित्र हमारा क्या कह रहा है, इसको हम क्लियर करेंगे। गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी, फिर से बताइए। गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी। ए में आपका धुन है, बी में गिर है, सी में शाम है, डी में आपका संगीत है। साथियों फिर से बताइए गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है कि गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी। तो मित्रों धुन, गिर, शाम और संगीत। साथियों बताते चलें कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाम आंसर मित्रों हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था। इससे बताइए सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था। ए में आपका साम गायक है, बी में उद्धव करता है, सी में प्रधान है, डी में आपका उद्गाता है। साथियों फिर से बताइए सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए सामगान के मुख्य गायक को मित्रों क्या कहा जाता था। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्धव करता। बी आंसर हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा था। फिर से मित्रों बताइए वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा था। ए में आपका सितार है, बी में गिर है, सी में बीना है, डी में आपका दुदुम्बी है। मित्रों फिर से बताइए कि वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा था। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए, या फिर सिंपल सा समझिए कि अभी तक जितने भी वाद्य का निर्माण हुआ है उसमें सबसे पुराना वाद्य कौन सा है। तो वीणा, नहीं। एग्जाम में मित्रों बहुत बार पूछ चुका है कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वीणा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। साथियों 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों के लिए क्या संज्ञा थी। सिंपल बताइए कि वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों के लिए क्या संज्ञा थी। ए में आपका त्रितंत्री, बी में वीणा है, सी में शाम है, डी में आपका वाण है। मित्रों फट से बताइए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों के लिए संज्ञा क्या थी। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों की संज्ञा थी मित्रों, और वीणा की संज्ञा थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मित्रों 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वैदिक कालीन वाण में कितनी तंत्रियां होती थी। प्रश्न मित्रों बताइए वैदिक कालीन वाण में कितनी तंत्रियां होती थी। ए में आपका 9 है, बी में 100 है, सी में आपका 0 है, डी में आपका 17 है। मित्रों फिर से बताइए वैदिक कालीन वाण में कितनी तंत्रियां होती थी। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है मित्रों 100 आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है
कि वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? फट से मित्रों बताइए कि वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? ए में आपका यम है, यम की जगह पर यम है, बी में स्वर है, सी में सम है, डी में आपका मित्रों ऋचाएं के निर्माता। ठीक है, वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि स्वर आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही है, स्वर नहीं। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, स्वरों के षडज ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? ए में आपका संगीत परिचात है, बी में ऋग्वेद है, सी में नादी शिक्षा है, डी में आपका नाट्य शास्त्र है। साथियों फट से बताइए कि स्वरों के षडज ऋषभ आदि के नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? संगीत परिजात, ऋग्वेद, नारदीय शिक्षा या नाट्य शास्त्र? मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब मित्रों कि नारदीय शिक्षा हमारा सही है। ईश्वरों के षडज ऋषभ आदि के नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो नारदीय शिक्षा में। मित्रों आप कमेंट्स में बताइए कि नारदीय शिक्षा के लेखक कौन है, या नारदीय शिक्षा मित्रों किसने लिखा? अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा 34 नंबर प्रश्न पर कि वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था? फट से मित्रों बताइए, वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था? ए में आपका ऋचाएं है, बी में सामी है, सी में कृष्ण है, डी में आपका पदम है। मित्रों फट से बताइए कि वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था? मित्रों यदि अभी तक आप इस वीडियो को, इस क्लास को, इस लिंक को मित्रों अपने स्टेटस में नहीं लगाए हैं तो फट से मित्रों लगा दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके, और साथ ही अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर भेज दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग अपने जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। तो मित्रों प्रश्न हमारा है कि वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऋचाएं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। 35 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितनी प्रकार के थे? फट से बताइए कि उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितने प्रकार के थे? ए में आपका 7 है, बी में 3 है, सी में आपका 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितने प्रकार के थे? तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर के कितने प्रकार थे? तो 7 प्रकार थे। ये पहला आंसर मित्रों हमारा सही है। मित्रों 36 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता था? फट से मित्रों बताइए, वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता था? ए में आपका वेद अंगीकार है, बी में वेदांग है, सी में उपनिषद है, डी में आपका महाकाव्य है। साथियों फट से बताइए वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता था? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांग कहा जाता था। क्या कहते थे? वेदांग नहीं। इस प्रकार मित्रों और 37 नंबर प्रश्न पर बारीकी से कर दीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न मेरा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरलिपियों में निबंध होने पर क्या कहलाती थी? ए में आपका सामगान है, बी में ऋचाएं है, सी में स्रोत है, डी में आपका वेद है। साथियों फट से बताइए कि ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरलियां में निबंध होने पर क्या कहलाती थी? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि स्रोत हमारा साथियों सही है। मित्रों 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे? फिर से बताइए, आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे? ए में आपका ऋग्वेद के, बी में सामवेद के, सी में नाट्य शास्त्र का, डी में आपका नृत्य का। साथियों फट से बताइए आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा आर्चिक तथा गान मित्रों सामवेद के प्रकार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर
बी हमारा मित्रों क्या है, सही है। मित्रों 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और साथियों बार बार बता रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मित्रों म्यूजिक से रिलेटेड हम प्रश्न किसी भी प्रकार का नोटिस आपको डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा, आपका अधिकार रहेगा। सामगान के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था, फट से मित्रों बताइए कि सामगान के समय कितने स्वरों का विकास हो चुका था। ए में आपका 5 है, बी में 3 है, सी में 7 है, डी में आपका 8 है। साथियों फट से बताइए कि सामगान के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था। तो 39वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों, सामगान के समय अब तक 7 स्वरों का मित्रों विकास हो चुका था। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही है। 41वें प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सही मित्रों 40वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। साम प्रश्न है कि साम के सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन सी थी, फिर से मित्रों बताइए। साम के सप्त स्वरों की संज्ञा में प्रथम कौन सी थी। ए में आपका प्रथमा है, बी में कुष्ठ है, सी में मंद्र है, डी में आपका अतिस्वार्य है। मित्रों फट से बताइए साम के सप्त स्वरों की संज्ञा में प्रथम कौन सी थी। तो 40वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में आपको आंसर जरूर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि अंत भला तो सब भला। तो प्रश्न हमारा है, किस ग्रंथ में साम तथा लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया है। ए में है ऋग्वेद में, बी में है नारदीय शिक्षा में, सी में नाट्य शास्त्र में, और डी में मित्रों बृहदेशी में। साथियों फट से बताइए कि किस ग्रंथ में साम तथा लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया है। ए में है ऋग्वेद, बी में नारदीय शिक्षा, सी में नाट्य शास्त्र, डी में आपका बृहदेशी है। मित्रों अब इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइए, ताकि हम यह समझ सकें कि आपका तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। ठीक है, जिसका तैयारी बेटर रहेगा वही व्यक्ति इस प्रश्न का आंसर देगा, अन्यथा सभी लोग कायर की तरफ से आंसर सुनने की कोशिश करेंगे। तो किस ग्रंथ में साम तथा भौगोलिक गान के स्वर सामंजस्य स्थापित किया गया है। तो मित्रों 41वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा नारदीय शिक्षा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि साथियों आप संपूर्ण कोर्स मित्रों म्यूजिक का मित्रों खरीदना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण कोर्स आपको मित्रों प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि साथियों ये स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस और ईएमआरएस मित्रों को स्क्रीन पे मित्रों नजर भी आ रहा है, ठीक है। इसमें से मित्रों किसी भी का भी तैयारी करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में मित्रों म्यूजिक के क्षेत्र में टीचर बनना चाहते हैं, तो दिए हुए मित्रों नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको तत्काल संपूर्ण पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जहां से देख रहे वहीं से बोलिए भारत माता की जय।